तो स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि अकाल में उत्सव उपन्यासकार के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि अकाल में उत्सव जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है। पहला कह रहा है शिवमूर्ति है, दूसरा रामदरस मिश्र, राजेंद्र यादव और पंकज सुबीर। तो आपको ये बताना है कि इसके रचनाकार जो है वो कौन है। तो बच्चों इसके रचनाकार जो है वो पंकज सुबीर हैं, और इसका प्रकाशन जो है वो 2016 में हुआ था। और यह उपन्यास जो है गांव के किसानों की जो दुर्दशा है तथा एक किसान की आत्महत्या का वर्णन करता हुआ उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि उत्सवा किसकी रचना है। तो आपको ये बताना है कि उत्सवा नामक रचना जो है वो किसकी है। नरेश मेहता, शकुंत माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपको ये बताना है कि उत्सवा जो है वो रचना किसके द्वारा लिखी गई है। नरेश मेहता के द्वारा, शकुंत माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों उत्सवा जो रचना है वो नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई है, अर्थात दूसरे का पहला वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत जो है इसके लेखक कौन है। सतीश आलोक, वल्लभ डोभाल, मरुधर मृदुल या हरिशुमन बेस्ट। तो आपको ये बताना है कि आंखों का सपना जो है यह यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों आंखों का सपना जो यात्रा वृत्त है यह मधुकर मृदुल द्वारा लिखा गया है, अर्थात तीसरे का तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया। आपको ये बताना है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है। आलो उजाला ने, नसरुद्दीन हुसैन ने या सुजाजुद्दौला ने या मगन ठाकुर ने। तो आपको ये बताना है कि पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो बच्चों बंगला भाषा में पद्मावत का अनुवाद आलो उजाला ने किया था, अर्थात विकल्प नंबर पहला जो है वो चौथे का सही हो जाएगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको बताना है कि विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई। 1558, 1565, 1560 या 1555। तो आपको ये बताना है कि विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बच्चों विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 में की गई थी, अर्थात विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो आपको ये बताना है कि गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था। रूपना, तृप्ता, लक्ष्मी या बिस्तस्ता। तो आपको ये बताना है कि गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था। रूपना नाम था, तृप्ता नाम था, लक्ष्मी नाम थे या वितस्ता नाम था। तो बच्चों गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था, अर्थात छठवें का दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर छठवें का विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल क्या है। तो आपको भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल बताना है। 1730 है, 1741, 1761 या 1750। तो बच्चों भाषा योग वशिष्ठ हिंदी की पहली परिनिष्ठित जो है पुस्तक मानी जाती है, रामप्रसाद निरंजनी की है, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1741 है, अर्थात विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सातवें का सही हो जाएगा। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है। रामप्रसाद निरंजनी की रचना है, और इसका रचना काल 1741 ईस्वी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। कह झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो आपको ये बताना है कि झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। हरपाल सिंह अरूष, माता प्रसाद, स्वराज सिंह बेचैन या सोहनपाल सुमनाक्षर। तो आपको ये बताना है कि झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। हरपाल सिंह अरूष की है, माता प्रसाद की है या स्वराज सिंह बेचैन की है। तो बच्चों झोपड़ी से राजभवन जो है वो माता प्रसाद की रचना है, अर्थात आठवीं का विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। कह रहा मैं तुम्हें सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है। आपको ये बताना है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। त्रिलोचन की है, केदारनाथ अग्रवाल की, शमशेर की या नागार्जुन की।
तो आपको ये बताना है कि तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है। 9वीं का उत्तर बताना है, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है। त्रिलोचन की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, शमशेर की है या नागार्जुन की है। तो बच्चों ये रचना त्रिलोचन की है, अर्थात 9वीं का पहला जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? 9वां का पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। आपको ये बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं या निम्बार्काचार्य हैं। तो आपको बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो बच्चों ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो मध्वाचार्य हैं, अर्थात 10वें का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है। पहला कह रहा है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब और भाषा की शक्ति। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना इनमें से कौन सी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति। तो बच्चों इसमें संपूर्णानंद की जो रचना है उसका नाम भाषा की शक्ति है, अर्थात विकल्प नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो 11 का कौन सा सही होगा? 4 सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कर सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा सिपहिया इस कृति के रचनाकार कौन है। वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या गोविंद मिश्र। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा सिपहिया जो है इसके रचनाकार कौन है। तो बच्चों सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास है और इसके रचनाकार वीरेंद्र जैन है, अर्थात 12 का पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो आपको ये बताना है कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है वो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो बच्चों पल्लव पंत की रचना है, लहर कामायनी और झरना तीनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और इसमें से झरना जो है वो उनकी पहली रचना जो है छायावाद की मानी जाती है और इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो आपको ये बताना है कि अश्क का रचित जोंक जो है वो किस प्रकार की एकांकी है। प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग्य है, मनोवैज्ञानिक है या राजनीतिक व्यंग्य है। तो आपको ये बताना है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक जो है वो किस प्रकार की कहानी है। प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग्य है या मनोवैज्ञानिक है या राजनीतिक व्यंग्य है। तो बच्चों ये की जो जोंक एकांकी है वो प्रतीकात्मक है, अर्थात 14 का पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो आपको ये बताना है कि शिवराज भूषण में कितने प्रकार के अलंकारों का निरूपण हुआ है। 105, 51, 15 या 99। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने प्रकार के अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो बच्चों शिवराज भूषण ने 105 प्रकार के अलंकारों का निरूपण किया है, अर्थात विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो आपको उपेंद्र नाथ के उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है इसको बताना है। गर्म राख, गिरती दीवारें, एक नन्ही कंदील, शहर में घूमता आईना। तो आपको ये बताना है कि उपेंद्र नाथ अश्क ने कई सारे उपन्यास लिखे हैं और उनके उपन्यासों का केंद्रीय पात्र जो है वो चेतन नामक नायक है, लेकिन आपको ये बताना है कि किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर गर्म राख हो जाएगा, अर्थात पहले वाले का नायक चेतन जो है वो नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। तो आपको ये बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार कौन है। नागार्जुन है, मुक्तिबोध हैं, धर्मवीर भारती हैं या धूमिल हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। तो बच्चों 17 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, मुक्तिबोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। तो बच्चों चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो मुक्तिबोध की रचना है। चलिए बताइए सवाल नंबर 18 कह रहा है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। तो आपको ये बताना है कि दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया या अनीता जैन। तो आपको बताना है कि दूसरा ताजमहल
की लेखिका कौन है? तो बच्चों दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की जो लेखिका हैं वो नासिरा शर्मा हैं, अर्थात 18 का पहला वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। तो आपको ये बताना है कि श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा रचना है, इस विधा के रचनाकार इसमें यह कौन सी विधा है? तो इस विधा का नाम बताना है। बोलती प्रतिमा जो विधा है इसका नाम बताना है। रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। तो आपको ये बताना है कि श्री राम शर्मा के द्वारा लिखित बोलती प्रतिमा इस रचना की विधा क्या है? तो बच्चों इस रचना की विधा जो है वो रेखा चित्र है, अर्थात इसका उत्तर पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? 19 का पहला सही हो जाएगा। तो अब बताइए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य परिप्रवास के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि परिप्रवास के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी या केशवदास। तो आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य परिप्रवास के रचयिता कौन है? तो बच्चों इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अर्थात विकल्प नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। कह रहा विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो आपको विष्णुकांत शास्त्री की गद्य काव्य कृति का नाम बताना है। पहला कह रहा है पूजा, दूसरा शुभ्रा, तीसरा कुछ चंदन कुछ कपूर की और चौथा दोपहिया के फूल। तो आपको ये बताना है कि शास्त्री जी की गद्य काव्य कृति कौन सी है? तो बच्चों शास्त्री जी की गद्य काव्य कृति का नाम कुछ चंदन की कुछ कपूर की है, अर्थात विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि कौन सा समूह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता हुआ कौन सा विकल्प है उसके बारे में आपको बात करनी है और आपको उत्तर बताना है। पहला कह रहा अप्सरा अलका प्रभावती निरुपमा, दूसरा कह रहा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा आत्मकथा अनाप दास का पोथा, तीसरा कह रहा है झूठा सच दादा कामरेड देशद्रोही दिव्या और चौथा कह रहा है सोमनाथ धर्मपदुत वयम रक्षाम आत्मदाह। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा बच्चों। ये दर्शाता है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि अलोपी दिन प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो आपको ये बताना है कि अलोपी दिन जो है वो प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा या ठाकुर का कुआं। तो आपको बताना है कि अलोपी दिन जो है प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो बच्चों यह पात्र है नमक का दरोगा, अर्थात विकल्प नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहा है कि गुंडा किसकी कहानी है? तो बच्चों आपको ये बताना है कि गुंडा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा, जैनेन्द्र के द्वारा, नासिरा शर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो बताना है कि गुंडा कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों अगर गुंडा कहानी के संदर्भ में बात की जाए तो यह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, अर्थात विकल्प नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 25वां, कौन सा उपन्यास अगें का नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास अगें के द्वारा लिखा गया नहीं है। शेखर एक जीवनी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। तो आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो अगें के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो बच्चों इसमें से अजय की डायरी जो है अगें के द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि यह डॉक्टर देवराज की रचना है। किसकी है? डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।